नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश शुरुआत बड़ी खबर के साथ अमेरिका से खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका की यात्रा के बाद मिस्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रवाना हो गए। मिस्र की राजधानी काहिरा के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो गए। 21 तोपों की सलामी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की विदाई की गई। ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का प्रधानमंत्री मोदी मिस्र में दौरा भी करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कारोबार, आर्थिक सहयोग पर करेंगे चर्चा। 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला मिस्र दौरा है, यानी कुल 26 साल का वक्त गुजर जाएगा जब प्रधानमंत्री मोदी मिस्र की राजधानी काहिरा या मिस्र की धरती पर कदम रखेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमेरिका से रवाना होने वाली तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 21 तोपों की सलामी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से रवाना होकर अब मिस्र पहुंच रहे हैं। और अमेरिका के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल मिस्र की राजकीय यात्रा पर आएंगे, जहां वो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और कारोबार, आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर इस यात्रा को कर रहे हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी और उसी वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री को मिस्र यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। साल 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला मिस्र दौरा है। इसी साल अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति भारत की राष्ट्र यात्रा पर थे। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। इससे पहले भी उनकी मुलाकात हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई बार, लेकिन इस बार उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मिस्र पहुंच रहे हैं। वहीं बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री मोदी की फैन हो गई हॉलीवुड सिंगर मैरी मिलबेन। अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए सबके सामने। मैरी मिलबेन ने रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। सिंगर मैरी मिलबेन ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन भी गाया। रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान सिंगर मैरी मिलबेन पहुंची। सिंगर मैरी मिलबेन इससे पहले योग दिवस के मौके पर भी प्रधानमंत्री के साथ योग करने यूएन हेडक्वार्टर के सामने पहुंची थी और आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सबके सामने ही चरण स्पर्श कर लिए। इससे पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए उनके चरण स्पर्श कर लिए थे। और ये अमेरिकी सिंगर मिलबेन की तस्वीरें हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के चरण स्पर्श कर लिए। मिस्र पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन इससे पहले अमेरिका के रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने के लिए, तो सिंगर मिलबेन भी वहां पर मौजूद थी। और बड़ी खबर, और वाशिंगटन डीसी के रीगन सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी थे। प्रवासी भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर मिनी इंडिया उमड़ पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वाशिंगटन में इतनी अच्छी तस्वीर के लिए आप सभी का धन्यवाद। राष्ट्रपति बाइडेन से हर विषय पर मेरी बात हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। वाशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। रोनाल्ड रीगन जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। आप लोगों ने इस हॉल में एक प्रकार से भारत का फुल मैप बना दिया है।
हिंदुस्तान के हर कोने के लोग यहां नजर आ रहे हैं। आप यहां दूर दूर से आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया उमड़ा है। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत की इतनी सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, यहां अमेरिका में मुझे जितना प्यार, जितना स्नेह मिल रहा है वो वाकई अद्भुत है। और इसका श्रेय यहां अमेरिका में आपकी मेहनत, आपके व्यवहार, अमेरिका के विकास में आपके योगदान को जाता है। मैं अमेरिका में रहने वाली मां भारती की हर संतान का अभिनंदन करता हूं। मैं प्रेसिडेंट बाइडेन का भी आभारी हूं। बीते 3 दिनों में लगातार हम साथ रहे। बहुत सारे विषयों पर हमारी खुलकर के बातचीत हुई और मैं अनुभव से कहता हूं, वे एक सुलझे हुए अनुभवी नेता है। संजीव श्रीवास्तव जी फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस 2 देशों की यात्रा पर, हालांकि पहला देश अमेरिका था जिसके साथ बहुत सारी रणनीतिक चर्चाएं हुई। संजीव जी, पहला सवाल तो प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से जुड़ा हुआ। अमेरिका यात्रा को अब पूर्ण हो गई है, मिस्र के लिए निकल गए हैं। अमेरिका यात्रा को नटशेल में आप किस तरीके से सामने रखना चाहेंगे? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका यात्रा है ये बेहद सफल रही है और इस यात्रा के बाद भारत और अमेरिका के बीच में एक बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट डेवलप हुआ है, विश्वास का संबंध भी बना है। भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी आप जानते हैं राजीव जी कि ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पे तो आधारित है ही। लेकिन अब जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत को अपनी हाई टेक्नोलॉजी को शेयर करने जा रहा है, अब भारत और अमेरिका के बीच में स्ट्रेटेजिक ट्रेड बढ़ने जा रहा है। GE F414 जैसा जो जेट इंजन है वो भारत में अब को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के फील्ड में भारत और अमेरिका और गहरे तरीके से कोलैबोरेट करेंगे, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा। तो इससे ये जो भारत और अमेरिका की जो के संबंध हैं उसमें ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो और अधिक सशक्त और मजबूत हो गया है। और जाहिर है कि ये पूरे इस यात्रा के बाद भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है, हायर ट्रेजेक्टरी को उसने अटेन कर लिया है। और ये मेरा मानना है कि ये यात्रा बेहद सफल रही है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जो सॉफ्ट पावर है, जो भारत का जो एक योग के माध्यम से पूरे विश्व को दिया गया एक उपहार है, उसको भी जो है योगा इंटरनेशनल योगा डे के दिन यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर से उन्होंने नेतृत्व किया इस पूरी प्रक्रिया का, जब पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा था। उसके बाद जब व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री श्री मोदी पहुंचे तो उन्होंने उपहार में जो राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी जो फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जिल बाइडेन को जो गिफ्ट दिए उसमें भी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भारत के जो आध्यात्म की, भारत के पहनावे, भारत के अनेक राज्यों की जो विशेषताएं थी, पूरे भारत की जो विशेषता थी
उसकी झलक थी। और जाहिर है कि ये एक स्टेट विजिट थी और ये जो उपहार दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो पूरे भारत की तरफ से ये उपहार दिया गया था। और अमेरिका ने स्टेट विजिट पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला करके न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया बल्कि पूरे भारत का भी सम्मान किया। और उसके बाद आपने देखा कि स्टेट विजिट के दौरान जो ग्रैंड रिसेप्शन दिया गया और उसमें भारतीयों के लिए पूरे व्हाइट हाउस के दरवाजे खोल दिए गए और बड़ी संख्या में भारतीयों ने इस जो उनका रिसेप्शन किया गया, जो स्टेट रिसेप्शन किया गया, उसको भी उन्होंने देखा। और इससे भी पता चलता है कि जो इंडियन डायस्पोरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसका प्रभाव कितना ज्यादा बड़ा है। और इंडियन डायस्पोरा ने भारत अमेरिका के संबंधों को प्रगाढ़ और मजबूत बनाने में बेहद सशक्त और मजबूत भूमिका निभाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो विश्व नेता की तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। जाहिर है कि वो विश्व नेता हैं और उन्होंने भारत और अमेरिका के जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की महत्ता को समझाया, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समस्या और उसके बाद उन्होंने नए भारत के निर्माण और विकास के लिए भारत में जो विजनरी नीतियां अपनाई जा रही हैं उसका लोगों को क्या लाभ हुआ है इसके बारे में अमेरिकी सांसदों को बताया। और उसके बाद उन्होंने विश्व राजनीति में ये कहा कि ये जो शताब्दी है इसको भारत और अमेरिका शेप करने जा रहे हैं। ये जो शताब्दी है वो भारत और अमेरिका इस शताब्दी के चैलेंजेस को, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर का चैलेंज हो, चाइना, जाहिर है कि चाइना का नाम तो नहीं लिया उन्होंने लेकिन चाइना की तरफ इशारा था, या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का चैलेंज हो, जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ इसका इशारा था, और वातावरण परिवर्तन का जो संकट है, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने की जो बात है, अन्य जो क्रिटिकल चैलेंजेस हैं उसको डील करने में भारत और अमेरिका कैसे कोलैबोरेट करेंगे, इसके बारे में उन्होंने अपने विजन को रखा। उन्होंने कहा कि ये जो भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है ये कॉलिंग फॉर द सेंचुरी, ये पूरे शताब्दी को निर्माण करने के लिए प्रेरित कर रही है। और भारत और अमेरिका अपने इस 21वीं सदी को बेहतर कैसे बनाया जाए, कैसे शांति, सुरक्षा, स्थिरता, संपन्नता को कैसे स्थापित किया जाए, इसके बारे में उन्होंने अपने विचार रखे। यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने विचार रखे और ये फिर से कहा कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है। फिर उसके बाद आपने लास्ट लेग में आपने देखा कि भारत के डायस्पोरा को और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सीईओज को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने विजन को फिर से एक बार जनता के सामने रखा, अमेरिका के लीडर्स के सामने रखा। तो ये बेहद सफल यात्रा रही है, बेहद शानदार यात्रा रही है। इसने एक माइलस्टोन सेट कर दिया है और अब सबसे बड़ा जो आउटकम है वो डिफेंस के सेक्टर का और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के सेक्टर का है, जिसमें कि अनेक डील साइन की गई हैं। तो मेरा मानना है कि ये एक असाधारण यात्रा है और जिसने कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया की पार्टनरशिप को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ संजय राणा जी भी जुड़े हुए हैं, वही फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा तो हम सब ने देख ली, अभी संजीव जी भी बता रहे थे कि इस अमेरिका यात्रा से हमने क्या क्या गेन किया है, लेकिन 26 साल बाद प्रधानमंत्री ने अब जो एयर रूट पकड़ा है वो काहिरा में लैंड करेगा और 1997 के बाद अब 2023 में कोई भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र की सरजमी पर कदम रखने जा रहा है। अफ्रीकी देश मिस्र बहुत खास है, बहुत अहम है। मिस्र के साथ भारत क्या इस तरह का वार्ता करने वाला है जो इस पूरे इलाके में भारत के वजूद, भारत के अस्तित्व को और बेहतर ऊंचाइयों पर ले जाने की मदद करेगा, और क्या कुछ मिस्र भारत से उम्मीद कर रहा होगा? नमस्कार राजीव जी, नमस्कार टू मेरे फेलो फ्रेंड्स। देखिए, जब हम बात करते हैं भारत के दौरे की और विश्व का संबंधों की, तो हमारा जो रिलेशनशिप है तकरीबन 75 साल का हो चुका है। 26 साल बाद कोई प्रधानमंत्री सरजमी पे, इजिप्ट के सरजमी पे पैर रखेंगे। और इसके पहले 1997 में आपने जैसे बताया कि गुजराल साहब गए थे। अगर हम बात करते हैं हमारे ट्रेड रिलेशनशिप की, देखिए ट्रेड रिलेशनशिप 75 साल से चल रहा है, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है और आपके दर्शकों को, कि हमारे जो संबंध है उसमें एक डिफेंस डील भी चल रही है, जो कहीं ना कहीं आप देखिए यूएस प्राइम मिनिस्टर जी गए थे और जी इंजन की बात करें तो जी इंजन कहाँ पे लगेगा? वो जी इंजन हमारे तेजस में लगेगा, जो 2.0 कहा जाएगा। तो आपने जानते हैं कि तेजस का ऑर्डर किसने दिया है? मिस्र ने दिया, फिलीपींस ने दिया, हमने तकरीबन, और मलेशिया ने दिया है। देखिए, ये एक सप्लाई पे एग्रीमेंट हो सकता है। कूटनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो वो वहाँ के बोरा समुदाय से मिलेंगे और वहाँ पे कल मस्जिद में, जो सबसे बड़ी वहाँ की मस्जिद है, हालांकि मस्जिद, प्रधानमंत्री की खूबसूरती है, लोग माने ना माने, लोग कहे या ना कहे, लेकिन खूबसूरती है। जहां भी जाते हैं
वहां के रंग में वो रम जाते हैं। चाहे आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखिए, जब वो कांग्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे तो वहां पर रमे हुए लग रहे थे। जब वो जो बाइडेन के साथ थे तो वहां पर रमे लग रहे थे। जब हमारे भारतीयों के साथ थे तो वो वहां में रमे लग रहे थे। लेकिन उनके अंदर एक खूबी वो अपना बना लेते हैं या कनेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे हिंदुस्तानी। तो अब ये जो सरसबी पे जा रहे हैं तो बोरा समुदाय को संबोधित करेंगे, जो बहुत बड़ा वहां का समुदाय है और इनका बहुत बड़ा योगदान है मिस्र के कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और दूसरा जो हमारा ट्रेड चल रहा है, रेगुलर जो ट्रेड है तकरीबन $7 बिलियन का इस समय, उसको बढ़ाने की बात होगी कि उसको कैसे बढ़ाया जाए। कि आज के आपने अभी संजीव भाई साहब बता रहे थे कि आने वाला सबब बम्बिंग का नहीं होगा कि हम बम नहीं फोड़ेंगे। अब जो ट्रेड वॉर होता है या ट्रेड होता है, वॉर होगा या ट्रेड होगा, लेकिन दोनों में ट्रेड लगा हुआ है। तो ट्रेडिंग ही चलेगी। आजकल इकोनॉमी और काम करने का तरीका बदल चुका है। तो ये ट्रेड जो हमारा $7 बिलियन का हो सकता है, ये 75 साल में 7 बिलियन हुआ, हो सकता है कि आने वाले समय में ये दुगना भी हो जाए, 14 भी हो जाए, 15 भी हो जाए। मुझे इसमें इंटरेस्ट ट्रेड में उतना नहीं है। हमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मुझे लगता है हमारा जो डिफेंस है, जो उनके साथ साइन होने वाले, स्पेशली फॉर द जो तेजस के लिए है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अभी तक हमारा जो देश है राजीव जी, हमेशा आयात करता रहा, यानी इंपोर्ट करता रहा। आर्म्स एंड एमुनेशंस की अगर बात करें, टेक्नोलॉजीज की बात करें, अब आयात करता है। देखिए हमारे पास ब्रेन की कमी नहीं है। जो भी बड़ी कंपनियां यूएस की हो चाहे ग्लोबल किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए, बड़े सीईओ हमारे इंडियन है और काम करने वाले भी जो लोग हैं वो इंडियंस है। इंडियन ब्रेन ही है वहां पे। लेकिन क्या है, इंडियन टेक्नोलॉजी का स्थानांतरण यानी उसका विकास हम लोग शायद नहीं कर पाए। उसमें कहीं ना कहीं हम फेल हो गए थे कुछ सालों में। लेकिन प्रधानमंत्री का पूरा फोकस है कि जो ब्रेन है हमारा, टेक्नोलॉजी चलाने वाला ब्रेन है जो वर्ल्ड को चला रहा है, इसका आयात भी कैसे किया जाए। अभी तक मैन पावर के रूप में आयात करते थे, अब हम सामान के रूप में आयात करेंगे। कहीं ना कहीं हमारी जो छवि इंटरनेशनल मार्केट पर बढ़ती है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं मिस्र की, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन भी होता है वहां पे। अगर आप ये गल्फ कंट्री कह लीजिए, एक तरह से उसको भी सेट करना एक तरह से राजनीतिक समीकरण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था कि यूएई के साथ हमारा अच्छे संबंध है, हमारे सऊदी अरब से अच्छे संबंध है, लेकिन संबंधों को बनाए रखना, संबंधों को आगे ले जाना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इकोनॉमिक चीजें बदल रही हैं, कल्चरल चीजें बदल रही हैं और पूरा जो वर्ल्ड है वो बदल रहा है। सबसे तीसरी और आखिरी महत्वपूर्ण बात है, देखिए आज के जो दौर में है, एक तरह से वॉर जोन में खड़ा, कभी भी कुछ वॉर हो सकता है। उस वॉर जोन में इस तरह तटस्थता से काम करना, लोगों से मिलना, अपने देश के बारे में सोचना और अपने देश को प्रथम रख कर काम करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। और हम सब भारतीयों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, देश में विदेश में, बड़े ही गर्व की बात है। देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री अपने दौरों के साथ चलते भारत को कितना ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यकीनन तारीफ के काबिल है। प्रधानमंत्री का पद है, किसी एक शख्सियत के नाम से नहीं जोड़ा जा सकता। भारत का प्रधानमंत्री भारत के लिए बहुत कुछ कर रहा है और वो दिख रहा है, और जो दिख रहा है बात उसी की हो रही है। मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ जुड़ गए इस वक्त। जय हिंद मेजर, क्या हाल है आपके? क्योंकि अभी जो कुछ चल रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ चल रहा है। अभी सारी बातें चल रही थी यहां पर कि अमेरिका से क्या कुछ हासिल किया है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी जो भारत को मिलने जा रही है। और अब मिस्र के दौरे पर है भारतीय प्रधानमंत्री 26 साल बाद। और मिस्र को क्या चाहिए? एलसीए तेजस चाहिए, आकाश चाहिए और दूसरी चीजें चाहिए। लेकिन इन सब दौरों के बीच में भारत जिस तरीके से हर देश के साथ अपनी नजदीकी बना रहा है, आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना जो उसे चैलेंज करता दिख रहा है, ये प्रधानमंत्री के दौरे कितने अहम होने वाले हैं मेजर? जय हिंद, शुक्रिया बहुत बहुत राजू भाई। और मैं अपने फेलो पैनलिस्ट संजीव भाई और संजय भाई से बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने बिल्कुल सही संक्षेप में पूरा बात बताई है। देखिए बात ऐसी है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो इतनी इज्जत वाली हो गई है। एक जमाना था जब लोग बोलते थे कि आप हिंदुस्तानी हो, नहीं तुम हिंदुस्तानी हो। अब पूछते हैं क्या आप हिंदुस्तानी हैं, तो फर्क आ गया है वहां पे। दूसरी बात, आप देखिए जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री साहब, आपने बोला कि अच्छा काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में आगे जाके बाकी मुल्क भी हमें देख रहे हैं। बिल्कुल 100% आपने सबने उनकी अभी जो अमेरिका से पहले की विजिट थी वो सबने देखी थी, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, पपुआ न्यू गिनी में। आपने देखा जापान में हम G7 के मेंबर भी थे, फिर भी जापान ने हमको दावत दी, हमको न्योता दिया, हमको यानी कि हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे लीडर को।
आपने देखा पप्पू न्यू गिनिया में किस तरीके से वहां के हेड ऑफ स्टेट उनको एयर स्ट्रिप पे ही मिले, वो भी देखा। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जो कि बहुत बड़ा रॉकस्टार था, उसको वैसा वेलकम मिला था स्टेडियम में। अब कहा जा रहा था कि भाई नरेंद्र मोदी साहब को वो उस तरीके का वेलकम मिला उनको। अच्छा, इसके बाद अमेरिका में जब जाते हैं और देखिए जेट इंजन की जो डील है, जो कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बनाती है, वो बहुत सबसे बड़ी डिफेंस डील मानी जा रही है। उसमें केवल पैसा ही नहीं जो कि बहुत धोखेबाज है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं, डिफेंस डील यानी कि ट्रस्ट। जब तक आपको भरोसा नहीं होगा, आप डील क्यों नहीं करेंगे? मेजर मैं मिस्र पर इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि मिस्र पर प्रधानमंत्री अब रवाना हो गए और मिस्र को बहुत उम्मीदें भी हैं भारत से। भारत ने जिस तरीके से तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए मिस्र को सपोर्ट किया है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल अल सीसी से उनकी मुलाकातें कई बार हुई हैं, लेकिन मिस्र क्यों भारत के नजदीक आना चाहता है? आखिर मिस्र के लिए क्या गेन हो रहा है और भारत के लिए क्या गेन हो रहा है, जहां तक अफ्रीकी महाद्वीप के इस देश की बात है? तो जी देखिए, इसमें गेन करने की वाली बात है। केवल हिंदुस्तान को मैं ये देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान को तो बहुत गेन होगा, क्योंकि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी, हमारी डिप्लोमेटिक टाइज, हमारी ट्रेड, हमारे रिश्ते अन्य देशों से और भी मजबूत होंगे। और पेट में दर्द किसका होएगा? पेट में दर्द होगा चीन का, पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया था कि हमको कोई तकलीफ नहीं है अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, प्रोवाइडेड हमारे रिश्तों में कोई दरार ना है। अरे पाकिस्तान के कोई रिश्तेदार वैसे भी अमेरिका से कोई कुछ खास है नहीं, वो हमारा अलग था, कोल्ड वॉर का दौर था वो, जब अमेरिका और पाकिस्तान दोस्त थे, करीब थे दूसरे के। अब वो बात नहीं रही। तो इसमें और चीन की जो दोस्ती है पाकिस्तान से, वो केवल और केवल सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब से है, अनकंडीशनल दिली दोस्ती नहीं है। जैसे हमारी दिली दोस्ती है भूटान से, नेपाल से, रूस से, हम दोस्ती करते हैं, निभाते हैं पूरी तरीके से। और बाकी जो मुल्क है वो देख रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ। आप देखिए, जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, किसी भी एक देश के लिए युद्ध रुकता है क्या? कभी रुकता नहीं है। लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर सीज फायर हुई गई, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया गया। आप देखिए, जब तालिबान आई थी अफगानिस्तान में, तब उस टाइम पे हिंदुस्तान ने अपने जहाज भेजे और केवल हिंदुस्तानियों को ही वहां से रिहा करके नहीं लेकर आए, विदेशी लोगों को भी रिहा करके लेकर आए वहां से। आप देखिए, जब भूकंप आया था सीरिया में, तुर्की में, तब हिंदुस्तान पहला मुल्क था ऐसा कि उन्होंने सीरिया में जाके लोगों को बचाया था, तुर्की में बचाया था। तो आप देखिए, हिंदुस्तान आगे आगे चल रहा है। जब सुदान में क्राइसिस आया तो हिंदुस्तान फिर भी खड़ा था। तो बाकी मुल्क भी देखते हैं हिंदुस्तान का मॉडल, हिंदुस्तान के तरीके, और उनके लिए भी लीडिंग बाय एग्जाम्पल है। आज की तारीख में मैं ये कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान एक विश्व गुरु बनने जा रहा है। उनकी आपने पिछले साल मार्च की बात है, अंत मार्च में कितने डिप्लोमेटिक विजिट्स हुए थे हिंदुस्तान में, हेड ऑफ स्टेट, डिप्लोमेटिक, सब लोग आए थे। जब यहाँ पे रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, वहीं पे ही लोग हिंदुस्तान की तरफ देखे थे। तो हिंदुस्तान की आज की तारीख में जो जिस स्तर पे पहुंच चुका है हिंदुस्तान, ये अपने काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ तरीके से। जी काबिल तारीफ है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। संजीव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे भी वही सवाल मैं करूंगा, मिस्र को क्या क्या उम्मीदें हैं भारत से? मिस्र वो क्या चाहता है भारत से जिससे मिस्र अपनी स्थिति को और बेहतर कर सके, और बदले में भारत मिस्र से क्या हासिल कर सकता है? क्योंकि एक बड़े दिनों बाद भारत का प्रधानमंत्री मिस्र की जमीन पर कदम रख रहा है। जी देखिए राजू जी, सबसे पहले तो ये कि भारत और मिस्र के बीच में जो संबंध है वो एक सिविलाइजेशनल टाइज है। और मिस्र की जो सभ्यता बहुत ही पुरानी प्राचीन सभ्यता है, वैसे ही भारत की सभ्यता भी सबसे पुरानी सभ्यता है। और दोनों के बीच में बहुत पहले से ही ऐतिहासिक और एक सिविलाइजेशनल सभ्यता के संबंध रहे हैं। लेकिन ये जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा हो रही है, ये 1997 के बाद से, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस यात्रा की ये है कि भारत और मिस्र इस यात्रा के बाद से अपनी जो पार्टनरशिप का जो लेवल है उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक ले आएंगे। अब भारत मिस्र एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के रूप में इस यात्रा के बाद जाने जाएंगे। और इस यात्रा जो पहले इंडिया इजिप्ट टाइज थी, इंडिया इजिप्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में अब ये जानी जाएंगी। दूसरा, जो मिस्र है वो भारत से रक्षा के क्षेत्र में सहयोग चाहता है, और भारत मिस्र को
आने वाले समय में अपने जो बेहद महत्वपूर्ण जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स को सप्लाई करने जा रहा है। जब भारत तेजस जैसे एयरक्राफ्ट को बनाने जा रहा है और उसमें अब जीई जो इंजन का इस्तेमाल होगा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में कौन मैन्युफैक्चर करेगा। भारत में अन्य जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो भारत के इंडिजिनस प्रोडक्शन के तहत बनाए गए हैं, उसका भी जो है निर्यात भारत इजिप्ट को करने जा रहा है। भारत जब अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज को अब भारत इस तरीके से बना रहा है कि जिसमें कि मेक इन इंडिया भी हो, इसमें मेक इन इंडिया का भी विजन है और मेक फॉर द वर्ल्ड का भी विजन है। भारत अपने मित्र राष्ट्रों को, इजिप्ट जैसे राष्ट्रों को डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है सप्लाई करेगा और जाहिर है कि इससे और इजिप्ट को इसकी आवश्यकता है, मिस्र को बड़े डिफेंस इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है। जिस तरीके से वर्तमान विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती आ रही है और लगातार जो है मिस्र की भी सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं, तो ऐसे में मिस्र भारत से रक्षा संबंधी सहयोग चाहता है और भारत के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स जब मिस्र को मिलेंगे तो इससे मिस्र का जो डिफेंस पास्चर है, उसका जो डिफेंस पास्चर, उसकी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है वो मजबूत होगी। और मिस्र एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बिल्कुल मुहाने पे है। उसका जो महत्व मिडिल ईस्ट के राजनीति में भी है और अफ्रीका में तो वो है ही। तो जाहिर है कि मिस्र का जो रणनीतिक जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। स्वेज कैनाल हो या मिस्र का जो ओवरऑल जो जियोग्राफिकल लोकेशन हो, उस सबका बेहद महत्व है। भारत मिस्र के साथ अगर सहयोग बढ़ाता है तो भारत का जो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में जो राजनीतिक प्रभाव है वो बढ़ेगा। एक बात राजीव जी मैं और कहना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की और हम ये कहते हैं कि ये जो नया भारत है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये जो नया भारत है वो एक्ट वेस्ट की पॉलिसी पर भी काम कर रहा है। अभी आप देखिए तो I2U2 जो इंडिया, यूएस, यूएई और इजराइल के बीच में जो I2U2 का जो एक पार्टनरशिप बन रही है, उससे भारत के बढ़ते हुए मिडिल ईस्ट रीजन में प्रभाव का पता चलता है। उसी तरीके से अभी हाल के समय में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल ने सऊदी अरेबिया की यात्रा की थी और उस यात्रा के दौरान वहां पर वो जैक सुलिवन और यूएई और सऊदी अरेबिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लीडर्स से मिले थे। मोहम्मद बिन सलमान भी वहां पर सऊदी अरेबिया की तरफ से उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। और भारत, अमेरिका, यूएई और सऊदी अरेबिया वो साथ में मिलकर के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को की जो पार्टनरशिप है उसको और अधिक गहरा करना चाहते हैं। I2U2 के बारे में तो हमने बताया ही। तो भारत का जो प्रभाव है वो मिडिल ईस्ट में भी बढ़ रहा है। एक अन्य बात जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना जब वो जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया जाना चाहिए। भारत जो है वॉइस ऑफ द वॉइसलेस है। भारत समय मेरे पास कम है संजीव जी, लेकिन आपने जो G20 की बात की, अफ्रीकन यूनियन की बात की, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के लिए विशेष तौर पर इनवाइट भी किया है अब्दुल फतेह अल सीसी को और उसके साथ उनकी भी कोशिश है कि वो आगे चलकर ब्रिक्स भी हिस्सा बने। मिस्र ने ब्रिक्स के लिए भी आवेदन किया है। तो बहुत कुछ चीजें हैं जो कि वर्ल्ड ऑर्डर में चल रही हैं। बहुत शुक्रिया मेजर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजय जी आपका और संजीव भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।